अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद खान, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रानादा, स्पेन से। आज हम बात करेंगे कि साइंस फिटनेस यानी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज प्रोग्राम में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, और क्या हम जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या उनको हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि खालिद साहब तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर हैं, इनका डाइट और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज और जिम वगैरह से क्या ताल्लुक। तो बताता चलूं कि जैसे आप जानते हैं कि मैं स्पेन में रहता हूं, लेकिन मेरा ओरिजिन तो पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस इन इलाकों में, सब कॉन्टिनेंट में शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक और मोटापा, इन सब चीज़ों की प्रेवलेंस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बैकग्राउंड को तो मैं अपने साथ ही लेकर यूरोप में आया हूँ। इसके अलावा मेरी अपनी फैमिली हिस्ट्री में भी ये मौजूद है, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। और चूँकि मेरे वालिद साहब अ, इन बीमारियों से सफ़र करते रहे और उनकी लाइफ क्वालिटी पे बड़ा असर पड़ा, तो इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं एक इंटरेस्ट लेता हूँ इस टॉपिक में और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहता हूँ। और अपने वज़न को कंट्रोल करता हूँ, अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र रखता हूँ, अपने ब्लड टेस्ट के ऊपर नज़र रखता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अपने ब्लड के अलावा बॉडी फैट परसेंटेज का भी ख्याल रखता हूँ, ताकि बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सके और लाइफ क्वालिटी में कमी ना आए। और अपने काम की वजह से मुझे एक्सपीरियंस है कि एक एडिटर या पीयर रिव्यूअर किस तरह से काम करता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है, किस तरह से उसकी रिसर्च असेस होती है पब्लिश होने से पहले। और मैंने खुद भी 2 किताबें लिखी हुई हैं, एक क्लिनिकल ट्रायल के बारे में और एक मेटा एनालिसिस के बारे में। तो मैं अपने प्रोफ़ेशनल एक्सपर्टीज़ को अपनी पर्सनल ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, इन दोनों को मिला के आगे चल सकता हूँ। अब इस बैकग्राउंड को लेकर आगे चलें तो देखें कि यूट्यूब चैनल में अगर आप सर्च करें साइंस बेस्ड फिटनेस के बारे में, तो आपको तो एकदम ही बहुत सारे चैनल ऐसे नज़र आएँगे जो कि डायरेक्टली ये क्लेम करते हैं कि वो साइंस के बेसिस पर ही मशवरा देंगे। ऑब्वियसली इनके अलावा ये स्पॉन्सर्ड चैनल भी आपको वहाँ पे नज़र आ जाएँगे। और शायद आप इन चैनल्स की एडवाइस को बगैर किसी शक के एक्सेप्ट कर रहे हों। तो इसी चीज़ को हम एड्रेस करेंगे आज। तो वो ये एक साहब हैं, जेरेमी, इनके चैनल में 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पे आप इनकी एक वीडियो में देख रहे हैं कि ये कोई ड्रिंक, शायद कोई प्रोटीन ड्रिंक है, वो पी रहे हैं और साथ ही आर्टिकल्स भी स्टडी कर रहे हैं। और इनकी वीडियो का टाइटल ही ये कहता है कि ये एक नई स्टडी के बारे में आपको कुछ बताएँगे। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये एक चैनल है हाइपरट्रॉफ। यहाँ पे जो साहब प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि इस किस्म की घड़ियों में या मीटर में कितनी एक्यूरेसी होती है। और इस आर्टिकल को जो वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी या उसकी वैल्यू के बारे में कोई जजमेंट देने के लिए ये रेफ़र करते हैं कि ये तो आर्टिकल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया है। इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस आर्टिकल को हम बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये एक रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी, एक डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहा है। इसको अभी इवैल्यूएट करेंगे एक सेकंड में। लेकिन
ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग ये आपको मशवरे दे रहे हैं, क्या ये लोग इस साइंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? या वो ये जानते हैं कि इस साइंस पे ट्रस्ट करने के लिए इन्हें क्या असेसमेंट करनी होगी आर्टिकल की, जिसे कि हम क्रिटिकल अप्रेज़ल कहते हैं या इंटीग्रिटी असेसमेंट कहते हैं। इस चीज़ को लेकर आगे चलते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप किसी डेटाबेस जैसे कि पबमेड में है, इसमें लफ्ज़ एंटर करें न्यूट्रिशन और उसको कंबाइन करें लफ्ज़ रिट्रैक्शन के साथ, तो आपको मिलेंगे वो आर्टिकल्स जो कि पब्लिश हो चुके थे, उसके बाद उनको रिट्रैक्ट कर दिया गया या उनके ऊपर ये लेबल लगा दिया गया कि इन आर्टिकल्स को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इनमें कोई फ्लॉ या कोई फ्रॉड का एलिमेंट आइडेंटिफ़ाई हुआ है। इस किस्म के 700 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं न्यूट्रिशन के बारे में और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो अम, पिछले ही कुछ सालों में ज़्यादातर ये आर्टिकल रिट्रैक्ट हुए हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स साइंस के बारे में अगर हम देखें रिट्रैक्टेड आर्टिकल्स, तो यहाँ पे भी वही स्टोरी है। 900 से ज़्यादा आर्टिकल रिट्रैक्ट हो चुके हैं और अ, ज़्यादातर रिसेंटली हुए। इसका मतलब है कि पिछले सालों में, पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में, 30 सालों में जो आर्टिकल्स हमारे सामने मौजूद थे एज़ वैलिड पीसेस, उनकी उनकी वैलिडिटी का ख़ात्मा हो गया इन्वेस्टिगेशन के साथ और उन आर्टिकल्स को बाद में निकाल दिया गया। इसका क्या असर हो सकता है न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज़ प्रैक्टिशनर्स के प्लान्स में? इसको समझना चाहिए और समझने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूँगा। पहले तो हम याद दिलाएँगे कि याद करेंगे कि इस ब्लॉग में इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को रेफ़र किया, इस आर्टिकल की वैलिडिटी के बारे में अपने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने ऑडियंस को बताने के लिए। तो क्या इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन एक मार्कर हो सकता है? इसको देखें, ये एक एग्ज़ाम्पल है 2023 स्टैनफोर्ड आर्टिकल रिट्रैक्शन का। ये आर्टिकल तो डायरेक्टली स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है, लेकिन इससे आप एक इंस्टीट्यूशन के कल्चर के बारे में समझ सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि समझा जाए। ये रिट्रैक्ट होने से 1 साल पहले इसके बारे में एक फॉर्मल नोटिस इश्यू किया गया कि ये तो आर्टिकल डाउटफुल है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। ये आर्टिकल असल में पब्लिश हुआ था 20 साल पहले, तो ये 20 साल तक एक वैलिड आर्टिकल की तरह चलता रहा। अ, और ना जाने कितने लोगों ने इसकी फाइंडिंग्स को इस्तेमाल किया, लेकिन पहली दफ़ा इसके बारे में डाउट रेज़ हुआ 2015 में और वही डाउट फिर रिपीट हुआ 2021 में और 2021 के बाद फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको इन्वेस्टिगेश किया और इस रिसर्च ग्रुप के बहुत सारे आर्टिकल रिट्रैक्ट हुए और इसके ग्रुप लीडर जो थे, वो एक्चुअली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस इंस्टीट्यूशन का लीडर ही एक साइंस मिसकॉन्डक्ट की मशीन चला रहा हो कई डेकेड से, तो उसका बाकी इंस्टीट्यूशन पे के एकेडमिक कल्चर पे क्या असर होगा? स्टैनफोर्ड यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर 3 पे रैंक करता है। एक और यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल जो कि टॉप 10 में ही शामिल है। इसकी भी एक स्टोरी देख लीजिए। ये कोई स्टैनफोर्ड की स्टोरी, आइसोलेटेड स्टोरी तो नहीं हो सकती। यहाँ पे 6 आर्टिकल रिट्रैक्ट हुए। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो कि एक जर्नल्स का ग्रुप है, इनके इंटरनल मेडिसिन में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जर्नल्स हैं। इन्होंने जब कॉर्नेल से कहा कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए प्लीज़, तो इस ग्रुप
में जो कि न्यूट्रिशन में काम करता था, 6 आर्टिकल रिट्रैक्ट होने के बाद जो इन न्यूट्रिशन रिसर्च ग्रुप के लीडर थे, उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये जनाब स्पोर्ट्स साइंस में एक एलीट जर्नल है, और जो भी एलीट एथलीट्स या माफ़ कीजिएगा, स्पेनिश लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल करने लग गया। जो भी टॉप फुटबॉलर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, अ, उनको साइंटिफिक एडवाइस इस एक एलीट जर्नल से मिलती है। इनके एक चीफ एडिटर साहब हैं, जो कई सालों से इस जर्नल में अपने ही आर्टिकल पब्लिश करते रहे, और वो आर्टिकल प्लेजराइज़्ड थे, यानी उन्होंने कॉपी दूसरों के काम से कॉपी करके अपने आर्टिकल बना दिए थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके 17 आर्टिकल रिट्रैक्ट हुए, और बाकी 40 आर्टिकल्स के बारे में एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न इशू हुआ। देखिए कि ये चीज़ है एक टॉप स्पोर्ट्स जर्नल में। ये सिर्फ एक टॉप जर्नल नहीं है, ये टॉप ऑफ द टॉप जर्नल है। तो अब हमने देखा कि साइंस को, जो कि न्यूट्रिशन और फिटनेस से रिलेटेड है, कितना यहाँ पे शक व शुबा पैदा होता है कि क्या ये साइंस हमारे डाइट प्लान या फिटनेस प्लान के लिए इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। इसको समराइज़ करने के लिए एक हम रीसेंट ब्लॉग में से 2 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि रिसर्च में अगर कोई ख़राबी हो, या उसको एहतियात से ना किया गया हो, तो ऐसी रिसर्च को फ्रॉड से डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये मशवरा दिया जा रहा है आजकल कि सब रिसर्च को ही फ्रॉडुलेंट समझा जाए, जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए किसी न किसी तरह कि ये रिसर्च यकीनन हुई है, और दूसरे ये कि जो उसके रिज़ल्ट रिपोर्ट हुए हैं, वो किसी बददियानती के साथ रिपोर्ट नहीं हुए, उनमें ऑनेस्टी है। तो इन चीज़ों को लेकर आप कंक्लूड करते हैं स्पोर्ट्स साइंस के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन साइंस में बहुत सारे आर्टिकल फ्रॉडुलेंट हैं। जैसे कि आपने देखा, पबमेड डेटाबेस में 15,000 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट आर्टिकल्स मौजूद हैं, और यकीनन बाकी आर्टिकल जो मौजूद हैं, उनमें से भी कुछ परसेंटेज फ्रॉडुलेंट होंगे। उन पे किसी ने शक ही नहीं किया या चेक ही नहीं किया, तो अभी तक हमें पता नहीं है। आर्टिकल रिट्रैक्ट होने से पहले काफ़ी अरसा आर्टिकल लिटरेचर में मौजूद रहता है, और उसे वैलिड समझा जाता है उस वक्त तक कि वो रिट्रैक्ट ना हो। और जर्नल की रेपुटेशन या इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन और रैंकिंग कोई एक अच्छा मार्कर नहीं है किसी आर्टिकल की ट्रस्टवर्दीनेस के लिए। सो जो लोग एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, जिम में एडवाइज़र्स हैं, ये इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आर्टिकल्स को इवैल्यूएट करें उनकी ट्रस्टवर्दीनेस के लिए, इससे पहले कि वो उनकी फाइंडिंग्स को अपने डाइट प्लान्स और फिटनेस प्लान्स में इंक्लूड कर दें। और आप लोग जो कि आप एक किस्म के क्लाइंट कम्युनिटी है इन एक्सपर्ट्स की, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जो ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट और एडवाइज़र हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, और एक किस्म का क्रिटिकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं इन आर्टिकल्स पे या नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं करते, तो यकीनन ये मुमकिन है कि वो जो मशवरा आपको दे रहे हैं, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी, गलती, कोताही हो। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोताही उनकी तरफ से है, ये कोताही तो साइंस फील्ड में है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंटिफिक फाइंडिंग्स को यूज़ करना तो इन्हीं की है ना। तो इस मैसेज के साथ हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, और यकीनन आप जो फीडबैक देंगे, उसके लिहाज से हम फर्दर वीडियोस बना के और
फर्दर एनालिसिस आपको प्रेज़ेंट करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।